हेलो टू माय साइंटिफिक कम्युनिटी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी जो आज की वीडियो है, ये वीडियो उन तमाम पीएचडीज़ के प्रॉब्लम्स के बारे में है जो कि बड़े ही लंबा और मुश्किल सफ़र तय करने के बाद पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं। इधर वो अपने कंट्री से ले रहे हों या वो बाहर से ले रहे हों, दोनों ही प्रोसेस बहुत मुश्किल होते हैं। और पीएचडी में एडमिशन लेना ही, जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे जो कि इस कोशिश में हैं और इस कोशिश में कामयाब हुए या बहुत बार ये कोशिश कर चुके कि दैट हाउ दे गेट इन पीएचडी प्रोसेस, एंड उसमें आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि पीएचडी में एडमिशन लेना, पीएचडी के क्राइटेरियाज को पूरा करना और एट द एंड पीएचडी की डिग्री हासिल करना कितना मुश्किल काम है। वी विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट हाउ यू कैन गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेस और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और किस तरह से आप एक सक्सेसफुल पीएचडी होल्डर बन सकते हैं। हमारी आज की वीडियो उन थोड़े से ड्रॉबैक्स के बारे में है जो स्पेसिफिकली जब हम पाकिस्तानी सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हमें देखना पड़ते हैं। व्हेन यू हैव अ पीएचडी डिग्री इन योर हैंड्स, तो यूनिवर्सिटीज किस तरह से आपको डिफरेंट तरह की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में डालती है और आपको इन सिचुएशंस में से गुजरना पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अच्छी डिग्री, अच्छा रिसर्च एरिया, अच्छे कंट्री से डिग्री होने के बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिलती। और इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे मुल्क में 2000 प्लस फॉरेन डिग्री होल्डर्स ऐसे हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं और अभी तक उनको 40 प्लस की एज में भी बहुत से लोग पहुंच चुके हैं, बट दे आर स्टिल जॉबलेस। तो ये बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा टेंशन का बायस बनता है एक डॉक्टर के लिए जिसको किसी भी कंट्री की क्रीम समझा जाता है, एंड दे आर जस्ट इन 1000 इन नंबर्स। ठीक है, जब हम पहले स्टेप की बात करते हैं जिसमें क्या कर रही होती है यूनिवर्सिटी, डेफिनेटली जॉब एडवर्टाइज कर रही होती है। अब यूनिवर्सिटी की जॉब को एडवर्टाइज करने के दो तरीके होते हैं। पहले हम बात करेंगे उस गलत तरीके की जिसको अडॉप्ट करके यूनिवर्सिटीज़ अपने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बढ़ाने की कोशिश करती हैं, जिसके नतीजे में डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और एट द एंड मोस्टली ऐसा होता है कि वही जॉब जो होती है वो कैंसिल हो जाती है और यूनिवर्सिटी उसी जॉब को दोबारा से पोस्ट कर रही होती है। होता क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल किसी यूनिवर्सिटी ने जॉब अनाउंस की प्रोफेसर्स के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए, और डिसिप्लिन कौन कौन से हैं जी? इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर है, मैनेजमेंट साइंसेज हैं, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंसेज हैं, फिजिक्स है। अब इसमें क्या हो रहा है, गलत तरीका इसको क्यों कहा जाता है? देखिए, केमिस्ट्री में आपको पता है ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, इनऑर्गेनिक है, एनालिटिकल है, फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी का अपना एक डिपार्टमेंट होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जिनमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अभी उस तरह स्टैब्लिश नहीं हुआ होता है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर ही बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की भी जो हैं वो हायरिंग्स हो रही होती हैं। अब आपको, अगर आप अच्छे तरीके से इस जॉब को पोस्ट करें तो आपने कैसे पोस्ट करना है, उस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कौन से स्पेशल में कितने प्रोफेसर्स चाहिए आपको ये मेंशन करना ज़रूरी है, कितने एसोसिएट प्रोफेसर चाहिए और कौन सी स्पेशलाइजेशन में चाहिए ये मेंशन करना ज़रूरी है। इसी तरह कितने असिस्टेंट प्रोफेसर्स चाहिए और कौन सी स्पेशलाइजेशन में चाहिए ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आप एक जेनेरिक वे से बगैर कोई स्पेशलाइजेशन मेंशन किए, बगैर नंबर ऑफ सीट मेंशन किए एक जॉब पोस्ट कर रहे हैं, तो जो जॉब अप्लाई करने जा रहा है उसके माइंड में भी डेफिनेटली एक स्केच ड्रॉ होना चाहिए कि वो जिस जॉब के अगेंस्ट अप्लाई कर रहा है उसमें कितना कंपटीशन है, उसमें उसके लिए कितना मार्जिन है उसकी सिलेक्शन का। मोस्टली जब एक या दो सीट्स अनाउंस होती हैं तो लोग उस स्पीड से, उस तरह से अप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि इंटरनल कैंडिडेट्स ही बहुत सारे होते हैं जो कि इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और डेफिनेटली यूनिवर्सिटी विल प्रेफर देयर इंटरनल कैंडिडेट्स एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जिनको वो नहीं जानती और वो एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया से आके अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर लोग जो होते हैं वो इस तरह की सीट्स के लिए अप्लाई नहीं करते। तो आप इस तरह से क्या कर रहे हैं, एक एम्बिग्युइटी क्रिएट कर रहे हैं, एक अनक्लियर पिक्चर लोगों के सामने रख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्गेनिक में सीट ही नहीं है और एक ऑर्गेनिक का बंदा जिसको यहाँ से नहीं नज़र आ रहा कि आपने ऑर्गेनिक की सीट अप्लाई की है या नहीं, क्योंकि आपने तो जेनेरिक केमिस्ट्री लिख दिया ना, तो फिर उसके लिए डेफिनेटली वो भी अप्लाई करेगा। और एट द एंड जब आप सिलेक्शन करने लगते हैं और डेफिनेटली यू आर गोइंग थ्रू द डिटेल्स और आप देखते हैं कि आपको कौन से स्पेशलाइजेशन में सीट चाहिए, तो फिर ऑर्गेनिक का बंदा जिसने
जॉब एप्लीकेशन में आपने एटलीस्ट 10,000 लगाए। जिसने ट्रैवल किया, गया, नाइट स्टे किया, फॉर एग्जांपल उसको कोई कहीं दूर सिटी में से वो आ रहा है तो डेफिनेटली उसको नाइट स्टे के लिए भी अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो अलहदा से रखने पड़ रहे हैं। ट्रैवलिंग करके वो गया है तो आप एटलीस्ट उसके 20,000 जो हैं एक अनएम्प्लॉयड बंदे के फजूल में खर्च कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ फॉर ओनली वन जॉब। और अगर इस तरह की वो एक साल में 4 से 5 जॉब अप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि 1 लाख रुपया जब वो आप 1 रुपया भी नहीं कमा रहा वो बंदा, और अपनी लाइफ की उस स्टेज में इतनी टेंशन से गुजर रहा है, जब उसके पास फैमिली भी है, जब उसके बच्चे भी हैं, जब उसने हाईएस्ट डिग्री भी अटेन की और उसके बाद वो जॉबलेस है और कुछ भी नहीं कमा पा रहा, और डेफिनेटली वो छोटी छोटी स्कूल्स में जॉब भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी डिग्री, उसका वो विजन जिसको लेके उसने ये डिग्री अचीव की उसको अलाउ नहीं कर रहा कि वो अब जाके किसी स्कूल में जॉब करे या किसी प्राइवेट कॉलेज में जॉब करे। डेफिनेटली वो अब यही चाह रहा है कि वो ज़्यादातर अपनी एफर्ट्स पुट करके क्या करे, यूनिवर्सिटीज़ में जॉब ले ले। तो यूनिवर्सिटीज़ को इस लिहाज से फ्रेंडली होना चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि वो जिन लोगों से पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों का उस वक्त स्टेटस क्या है, वो किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा राइट वे कि किस तरह से राइट वे होता है। फॉर एग्जांपल अब ये देखें जी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं तो लेक्चरर्स हैं, चाहिए यहाँ पर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो सारा सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग उनको चाहिए, ठीक है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट चाहिए, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट चाहिए, एक्टिव RF सर्किट डिज़ाइन चाहिए। बहुत डिटेल से जाके मेंशन किया है कि उनको कौन सी स्पेशलाइजेशन के लोग चाहिए ताकि उसी स्पेशलाइजेशन के लोग अप्लाई करें और आप उन लोगों से जिनको आप हायर ही नहीं करना चाहते उनसे पैसे ना किसी भी तरीके से वसूल करें, ठीक है। एक तो ये हो गया कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये कर रही होती हैं कि आपके साथ इस तरह से आपसे पैसा लेने की कोशिश कर रही होती हैं और अनएम्प्लॉयड PhDs की टेंशन में और मुश्किलात में मज़ीद इजाफा करने की कोशिश कर रही होती हैं। फिर जब हम हायरिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो हायरिंग प्रोसेस जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा आप कह लें कि टीजिंग होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके जो इंटरनल कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने IPFP किया, जो कि HEC आपको PhD डिग्री कंप्लीट करने के बाद किसी भी एक यूनिवर्सिटी में 1 साल के लिए रिक्रूट करती है और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी को कहती है कि आप प्रेफर करें कि इस बंदे को, अगर आप समझते हैं इस काबिल कि आपके पास उसकी वैकेंसी जनरेट हो सकती है तो उसको अपने पास रिक्रूट करें। लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ इस तरह से नहीं करती, वो उन IPFP के लोगों को भी वहाँ से 1 साल की सर्विस देने के बाद, जो कि HEC उनको पे कर रही होती है, वहाँ से निकाल देती हैं। फिर क्या होता है, मोस्टली IPFP के लोग कंसिडर हो रहे होते हैं या विजिटिंग पे जो लोग हो रहे होते हैं बहुत कम वो लोग कंसिडर हो रहे होते हैं, या सॉरी टू से बहुत सारे लोग जिनके पर्सनल रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, उन लोगों के साथ जो कि डिसीजन मेकर होते हैं, तो ये लोग जो होते हैं इनको इंटरनल कैंडिडेट, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कैंडिडेट सवर किया जा रहा होता है। और जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो जस्ट एज अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू उनके लिए बनते हैं, उनको कहीं पे भी इंटरटेन नहीं किया जा रहा होता। तो उनकी CVs ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू दोज कैंडिडेट्स जो कि इंटरनल कैंडिडेट्स होते हैं। लेकिन क्योंकि वो इंटरनल कैंडिडेट्स हैं, उनकी सिस्टम के साथ, उनकी उस पूरे सेटअप के साथ इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मैं 100% नहीं बात कर रही, इन मोस्ट ऑफ द केसेस बनी हुई होती है, तो फिर ऐसे लोगों को प्रेफर किया जाता है। तीसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो कि यूनिवर्सिटी हायरिंग में हो रहा होता है वो दूसरी हायरिंग्स की निस्बत जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो रही होती है या गवर्नमेंट के बाकी इदारों के थ्रू हो रही होती है, बहुत ही अनक्लियर होता है। कहीं पर आपका मेरिट डिस्प्ले नहीं हो रहा, कहीं पर नहीं आपको पता चल रहा कि आपकी सिलेक्शन किस वजह से हुई और आपकी रिजेक्शन किस वजह से हुई, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मैं एक इंटरव्यू में गई और उस इंटरव्यू में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। दे वर जस्ट आस्किंग वन क्वेश्चन कि आप बताएं आप किस तरह से बाकी एप्लीकेंट से मुख्तलिफ हैं। दे वर आस्किंग ओनली वन क्वेश्चन, ठीक है। और उस क्वेश्चन में डेफिनेटली सारे PhD करके आए हैं, सारे जॉब हंटिंग की कोशिश में हैं, सवाए कुछ लोगों के जो कि इस क्वेश्चन को मोस्ट प्रोबेबली उनका बेस्ट आंसर दे सके। जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे थे उनको नहीं पता
था कि व्हाट दे वांट टू लिसन इन रियल, वो क्या सुनना चाह रहे हैं उनसे, किस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ उस पीएचडी कैंडिडेट में हों ताकि वो उनके असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट के लिए एलिजिबल हो जाए। और फिर बाद में यही पता चला कि एक बंदी जिसकी बहुत अच्छी सिफारिश थी, जो कि जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसकी हायरिंग उस पोस्ट पे हो गई। तो ये सारा जो प्ले हो रहा होता है जॉब एप्लीकेशन से लेके इंटरव्यू तक, और इंटरव्यू के बाद आपको नहीं पता कि आप किस वजह से रिजेक्ट हुए, और आपको नहीं पता आप पब्लिक सर्विस में जाते हो, आपके थ्योरी के नंबर आपके सामने होते हैं, आपके इंटरव्यू के नंबर सामने होते हैं, एक आपके सामने एक क्लियर पिक्चर होती है कि आपने कहाँ पर अच्छा किया और कहाँ पर बुरा किया, और जो आपके और जो लोग जिन लोगों की सिलेक्शन हुई उनकी किस वजह से हुई, और जो लोग रिजेक्ट हुए वो किस वजह से हुए। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में दो मुख्तलिफ स्टेप्स पे ये सिलेक्शन हो रही होती है, लेकिन कहीं पर भी कैंडिडेट को कोई भी क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई जा रही होती। और ये क्लियर पिक्चर जो होती है इसको डेफिनेटली इसलिए रखा जा रहा होता है क्योंकि कुछ अथॉरिटीज़ ऐसी होती हैं जो डिसीजन मेकिंग की पावर अपने हाथ में रखना चाह रही होती हैं, और इस वजह से ये पिक्चर किसी के सामने भी इस तरह से क्लियर नहीं की जा रही होती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एक पीएचडी, एक उस बंदे की लाइफ में जिसने अपनी पीएचडी के लिए इतनी स्ट्रगल्स की, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बहुत पीछे छोड़ा, अपनी लाइफ के उस दौर में पीएचडी की डिग्री को प्रेफर किया जहाँ पर वो जॉब भी कर सकता था, जहाँ पर वो अपनी और भी उसके पास ऑप्शंस थी। उसने डेफिनेटली कुछ मुख्तलिफ सोचा, कुछ नया करने का, कुछ इनोवेटिव करने का और कुछ हटके करने का सोचा, तो उसने इस डिग्री की तरफ अपने आप को लेके गया। और एट द एंड ये हो रहा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ उसको उस तरह से ट्रीट नहीं कर रही होती, उस तरह से उसको रिस्पांस नहीं मिल रहा होता मार्केट से जिस माइंडसेट के साथ उसने वो डिग्री ली। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी उन तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से, उन तमाम लोगों से जो कि पावर रखने की एबिलिटी रखते हैं कि जब आप किसी की फ्यूचर के बारे में डिसीजन ले रहे होते हैं तो ये बात जहन में ज़रूर रखा करें कि एट द एंड यू विल बी आस्क्ड फॉर यू दिस डिसीजन, मे बी इन दिस वर्ल्ड एंड डेफिनेटली in the world we have to answer our odd deeds. I hope so कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। We will meet in the next video. Till then, take care. Allah.